नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे डीपीएसपी की। डीपीएसपी की अपन बात कर रहे थे, जो डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? संविधान के भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेदों की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अर्थात डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें अपन ने पिछले क्लास में 48 नंबर 48 अनुच्छेद तक अध्ययन किया था। उसी के क्रम में अपन आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद नंबर अपना आएगा 49, अनुच्छेद नंबर 49। ये क्या बोलता है? एक एक पॉइंट को अपन क्लियर कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया, आपका रिस्पॉन्स देख के पता चल रहा है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, साथ साथ में आप नोट्स भी बना रहे हो। तो उसी प्रकार आज की क्लास अपनी 49 से कंटिन्यू करते हैं अनुच्छेद, और डीपीएसपी को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो अनुच्छेद नंबर 49 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं या वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा संरक्षण? राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 49 क्या बोलेगा कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक जो स्थान और जो वस्तुएं हैं, उनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा कौन? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुएं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुएं, स्थानों आदि का संरक्षण करेगा राज्य। ये राज्य का काम है, ये राज्य का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 49 बोलेगा कि राज्य जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान हैं, उनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा, उनकी देखभाल करेगा। ये किसका काम है? राज्य का काम है। किसका काम है? राज्य का काम है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अनुच्छेद 49 इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है, यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है। मैंने इधर बात की थी, अपन जो डीपीएसपी की सबसे पहली अपनी क्लास थी, उसमें अपन ने बात की थी कि अनुच्छेद 51, 15, 49 इनमें क्या बात की थी? विकास। इस से का मतलब क्या लिखा था अपने? स्मारक। क्या किया था? से का मतलब क्या आया था अपने पास? स्मारक। तो यहाँ जो राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, वो स्थान वस्तुएं जो हैं, उनका संरक्षण करेगा, उनकी देखभाल करने का काम किसका है? राज्य का है। किसका है? राज्य का है। ये बोलता है कौन? अनुच्छेद 49। कौन सा अनुच्छेद? 49। आगे चलते हैं अनुच्छेद 50 की तरफ। तो अनुच्छेद 50 क्या बोलेगा? अनुच्छेद 50 क्या बोलता है उसकी बात करें तो अनुच्छेद 50 में विकास में कहा का मतलब यहाँ क्या है? कहा का मतलब क्या है, वो बात बोलता है अनुच्छेद 50। देखते हैं, ध्यान से एक एक पॉइंट को साथ साथ में नोट करते रहना। अनुच्छेद 50 बोलेगा कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। ध्यान देना, अनुच्छेद 50 क्या बोलेगा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का या अलग करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो क्या पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है आपके सामने कि राज्य की लोक सेवाओं
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा कौन? राज्य। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा राज्य। कौन करेगा? राज्य का काम है। राज्य का काम है। क्या पॉइंट निकल के आया अनुच्छेद 50 में? इंपॉर्टेंट है। क्या निकल के आया अनुच्छेद 50? इधर क्या बोल रहा था? का की बात कर रहा है, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को 50-50, अनुच्छेद 50 है तो यहाँ 50-50 अलग अलग कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 50 क्या बोला कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा या अलग करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 49 में अपन ने अध्ययन किया कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान हैं, उनका संरक्षण करेगा कौन? राज्य। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उनमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का या अलग करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अनुच्छेद 49 और 15 समझ में आ गया? 15 की बात कर रहा है, इजी है बिल्कुल। कार्यपालिका को न्यायपालिका 50-50 अलग अलग 50-50 किया है। अनुच्छेद 50 मतलब आधा आधा कर दिया, 50-50 50-50 कर दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। अनुच्छेद 51 को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अनुच्छेद 51 को विकास में विदेश नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद बात कर रहा है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या बात करेगा? अनुच्छेद 51 ये बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच, दो देशों की बात हो रही है, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति की अगर अपन मेनली बात करें, इसमें मोस्टली बात क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति स्थापित करने की बात करेगा कौन? राज्य। इतना सा ध्यान रख लेना। आप ज़्यादा डिफिकल्ट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो इतना सा ध्यान रखना कि अनुच्छेद 51 क्या बात करता है। अनुच्छेद 51 क्या बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति की बात करेगा कौन? राज्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति की बात करेगा यहाँ पे कौन? राज्य बात करेगा। दोबारा सुन लेना क्या पॉइंट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत की बात करेगा और सम्मानपूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। तो इसमें अपनी याद क्या रखेंगे? एक पॉइंट याद रख लेना आप कि अंतर्राष्ट्रीय शांति विश्व स्तर पे अनुच्छेद 51 में राज्य विश्व स्तर पे शांति स्थापित करने की बात करेगा। विश्व स्तर पे शांति स्थापित करने की बात करता है राज्य। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति स्थापित करने की बात करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 51 में। आपके सामने अगर ऐसे आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर विवाद हो रहे हैं तो उनके निपटारे का प्रयास करेगा राज्य। किस अनुच्छेद के तहत? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विवाद हो रहे हैं तो उनको निपटारे की बात करेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51। क्योंकि शांति स्थापित की बात चल रही है तो शांति तभी स्थापित होगी जब विवादों का निपटारा हो सकता है। जब विवादों का निपटारा होगा तभी शांति स्थापित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद
36 से लेके 51 तक समझ में आए होंगे। बिल्कुल जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं अपने अध्ययन किया है और उसी प्रकार पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की या समझाने की मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो आगे इसमें अनुच्छेद तो हो गए डीपीएसपी में। डीपीएसपी में ये पूछ सकता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये डीपीएसपी जो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि ये नाम पुराना हो चुका है। ये नाम आप जानते हो भाग नंबर 4 में क्या है, लेकिन डीपीएसपी ये नाम याद रखना। सवाल ऐसे आ सकता है कि डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान के किस भाग में है, 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है, जो अपन ने एक एक अनुच्छेद को पॉइंट टू पॉइंट अपन ने क्लियर किया है। और एक दिन जो अपने डीपीएसपी की सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको अनुच्छेद याद भी करवाए थे, यहीं बोर्ड पे अनुच्छेद याद करवाए थे। जिसने मेरी पहली क्लास देखी थी डीपीएसपी की, वो अनुच्छेद उस कैंडिडेट की याद है। अगर आपने नहीं देखी है तो डीपीएसपी की सबसे पहली क्लास जरूर देखना, उसमें आपने अनुच्छेदों को याद किया है। अब उन अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की है। ये जो क्लास रही है अपनी 1-2 दिन की क्लास, उनमें अपने विस्तार से चर्चा की है डीपीएसपी के अनुच्छेदों की। लेकिन सबसे शुरुआत की जो क्लास थी उसमें अपने अनुच्छेदों को याद किया है, यहीं पे याद किया है। तो समझ में आई बात। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अब आगे चलेंगे अपन, तो एफआर और डीपीएसपी में अंतर क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इनमें अंतर क्या है, उस अंतर की अपन बात करें तो यहाँ से एक सवाल बनता है इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो एफआर का मतलब समझ गए आप, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। तो इनमें अंतर की बात कर रहा है। अंतर क्या है इनमें, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनमें अंतर पूछा है, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। तो इनके अंतर की जब अपन बात करें तो ध्यान से देखना, इनमें बिल्कुल सावधान तरीके से आराम से आप बोर्ड पे दिमाग को कॉन्स्टेंट रखो, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। नंबर 1 पॉइंट कि जब संविधान लागू हुआ उसके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया गया था। संविधान के लागू होते या संविधान के साथ ही इन्हें लागू कर दिया गया था। किनको, मौलिक अधिकारों को। संविधान जब लागू हुआ तो इनके साथ ही मौलिक अधिकारों को लागू कर दिया गया था। लेकिन डीपीएसपी को भविष्य में लागू किए जाने थे, मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो उसके भविष्य में लागू किए जाने थे। कौन, डीपीएसपी। अब वो आपको पता है लागू हो रहे हैं, राज्य चाह रहा है तो लागू हो रहे हैं डीपीएसपी। तो एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। ये संविधान के साथ ही लागू हो गए थे। अर्थात जब संविधान लागू हुआ था तो उसके साथ ही एफआर, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लागू हो गए थे। लेकिन डीपीएसपी को भविष्य में लागू किए जाने थे। इन्हें भविष्य में लागू किए जाने थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1 यहाँ अपने पास निकल के क्या आया कि मौलिक अधिकारों को जब संविधान लागू हुआ तभी लागू कर दिया गया था, लेकिन डीपीएसपी को भविष्य में लागू किया जाना था। अर्थात संविधान लागू होने के बाद से इनको जो राज्य जैसे चाहता था वैसे वैसे उनको लागू करता गया। समझ में आया पॉइंट। अगला नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या है, डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। डीपीएसपी नहीं, एफआर, फंडामेंटल राइट्स न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है क्या? तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। समझ में आई? मतलब अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं,
लेकिन ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। तो 2 नंबर पॉइंट न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, और इधर न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। अर्थात अगर किसी को एफआर फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर किसी को डीपीएसपी नहीं मिल रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशित तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ये मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ तब से लागू होगी, इनको भविष्य में लागू किए जाने थे, और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए, ये लागू करवाए जा सकते हैं एफआर, लेकिन डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। अनुच्छेद 37 यहाँ पे रोक लगाता है आपकी। समझ गए इतनी बात? समझ गए? तो इन पॉइंटों को आप लिख लेना, नोट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इन चीज़ को नोट कर लेना। आप आगे चलते हैं, अगला अंतर क्या है इन दोनों में, अगला अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये पूछता है, ये पूछता है सवाल, अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से अच्छा सवाल बनेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि एफआर जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यार इनका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एफआर का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका मुख्य अंतर यहाँ पे क्या निकल के आता है इसमें एफआर में कि राजनीतिक, इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या निकल के आया? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इसका उद्देश्य क्या? डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये पूछता है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है और एफआर फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और एफआर फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो अंतर है वो अंतर क्या है? महत्वपूर्ण अंतर इनमें क्या है? एक महत्वपूर्ण इनमें अंतर है कि इसकी जो प्रकृति है, फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति है वो कैसी है? नकारात्मक है। कैसी प्रकृति है? नकारात्मक है। इस बात का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति, इसकी प्रकृति नकारात्मक है। और इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? डीपीएसपी की इसकी प्रकृति सकारात्मक है। कैसी प्रकृति है? सकारात्मक है। प्रकृति सकारात्मक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कैसे ये प्रकृति क्या होती है और कैसे सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है। ध्यान देना इस चीज़ पे कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य के लिए नहीं है या राज्य को प्राप्त नहीं है। ये क्या बोलते हैं? ये व्यक्तियों के लिए फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको पहले बताया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के लिए हैं। अर्थात ये राज्य के विरोध में है कि राज्य ये नहीं करेगा। अर्थात राज्य समानता रखेगा, असमानता नहीं करेगा। राज्य विधि के समक्ष समानता। किसी को राज्य इधर मतलब संघ बनाने के लिए या किसी को समूह बनाने के लिए, किसी को घूमने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए राज्य रोकेगा नहीं। राज्य रोकेगा नहीं। संस्कृति और शिक्षा उनकी बात करता है। तो यहाँ ये नकारात्मक है, ये राज्य को रोकता है, यहाँ पे। लेकिन ये अधिकार राज्य को दिए गए हैं। डीपीएसपी यहाँ राज्य लागू कर सकता
है, अर्थात ये सकारात्मक है। ये राज्य लागू कर सकता है, चाहे तो डीपीएसपी में राज्य लागू कर सकता है, राज्य लागू कर सकता है। ये अपने बात की डीपीएसपी में चाहे कोई भी अनुच्छेद हो, इसमें अनुच्छेद 43 की मैं बात करूं, 43 की मैं बात करूं तो उद्योगों की जो बात होती है, अर्थात राज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकता है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकता है। 45 अनुच्छेद की बात करूं 45 की, तो 0 से शिक्षा का जो है उनको मिड डे मील जैसी योजना है, ऐसी योजनाएं लागू कर सकता है। तो यहाँ राज्य लागू कर सकता है, लेकिन ये व्यक्तियों को प्राप्त है। इनमें बोलता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य असमानता नहीं कर सकता। यहाँ राज्य ऐसा नहीं कर सकता और यहाँ राज्य चाहे तो कार्य कर सकता है, अर्थात ये सकारात्मक है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है डीपीएसपी की, और इनकी प्रकृति नकारात्मक है एफआर की, फंडामेंटल राइट्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। जो अपन ने डीपीएसपी की क्लासें जो हुई हैं, या डीपीएसपी अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है आज, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अपने और भी अन्य दोस्त हैं उनके पास भी इस चीज़ को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।